संविधान में पूर्ण आस्था विश्वास रखते हुए यह कि मेरा उद्देश्य किसी भी राजनीतिक दल की विचारधारा का समर्थन या विरोध करना नहीं है। यह कि मैं धर्म, मूल, वंश, वर्ण, जाति, लिंग, रंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर होने वाले भेदभाव का समर्थन नहीं करता। यह कि व्यक्ति के संवैधानिक अधिकार और मानवाधिकार, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और गरिमा का प्रबल समर्थन करता है। यह कि विधिक अज्ञानता को दूर करने तथा विधिक अधिकार और विधिक कर्तव्यों का बोध कराने के उद्देश्य से निःशुल्क बिना किसी आर्थिक लाभ के जनहित में विधिक ज्ञान प्रदान कर रहा है। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक पूर्व एमएलसी माननीय धर्म प्रकाश भारती बौद्ध जी एवं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध जी एवं आज की इस वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय शेषराव धागड़े जी, राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी महाराष्ट्र, गुजरात, दादरा हवेली, दमन दीव राष्ट्रीय बौद्ध महासभा संचालन कर रहे हैं माननीय अशोक कुमार बौद्ध, भोपाल, मध्य प्रदेश एवं भारत देश के अंदर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय, प्रांतीय, क्षेत्रीय स्तर के समस्त पदाधिकारीगण, उपासक एवं उपासिकाओं एवं भारत देश के समस्त नागरिक। जैसे कि भारत के संविधान के संबंध में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से देश के नागरिकों को संविधान की जानकारी प्रदान की जा रही है। इसी कड़ी में आज हम लोग संविधान के अंदर अनुच्छेद 123 पर चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 123 को समझने से पूर्व इसका थोड़ा सा बेसिक बैकग्राउंड जो है मैं बताना चाहूँगा कि दुनिया के अंदर जो कानून का राज एस्टेब्लिश करके सरकार चलाने की जो प्रक्रिया है, जो मेथड है, उसमें 3 प्रमुख अंग हुआ करते हैं। एक होती है विधायिका, जिसका काम होता है कानून को बनाना। विधायिका से आशय जनता के द्वारा चुने हुए वे प्रतिनिधि जो पार्लियामेंट या विधानसभा या अन्य स्थानों पर पहुंचते हैं और वहां पर पहुंच करके देश के कल्याण के लिए, जनता के लिए, शिक्षा से पैसा इत्यादि के विकास के लिए कानून बनाना। तो इस अंग को विधायिका कहते हैं, ये महत्वपूर्ण अंग है। दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव, जिसमें कार्यपालिका होती है। कार्यपालिका में राष्ट्रपति होते हैं और संघ की जो मंत्रिमंडल होता है और जो भी एग्जीक्यूटिव होता है। और तीसरा अंग इनका कार्यपालिका का जो काम होता है कि जो विधायिका द्वारा विधि बनाई जाती है उस विधि को लागू करना इनका काम होता है। कार्यपालिका प्रदेश प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति, शिक्षा मंत्री,
जितने भी स्टेट के एग्जीक्यूटिव सब कार्यपालिका की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति। तीसरा अंग जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो जुडिशरी न्यायपालिका। न्यायपालिका का काम ये होता है कि उसे देखना होता है कि जो भारत का संविधान है उस संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य हो रहा है या नहीं। जैसे कि वह फंडामेंटल राइट का जो है वायलेशन होने पर तो भारत के संविधान के अंदर अनुच्छेद 13 वह जो विधायिका है उसके द्वारा बनाए गए कानून का मापक है, पैमाना। विधायिका को कानून बनाने की शक्ति तो दी गई, लेकिन बनाते समय अनलिमिटेड पावर नहीं कि बेशुमार शक्ति है कि आप जो चाहो वो ऐसे नहीं। संविधान का अंदर अनुच्छेद 13 जो है विधायिका को अनलिमिटेड शक्ति देने से मानता है। जैसे कि अनुच्छेद 13 जो ये कहता है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाए जो भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है। आर्टिकल 13 जो कहता है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाए जो भाग 3 यानी फंडामेंटल राइट्स भाग 3 में दिए गए अधिकारों को छीनती है, छीन लेती है। जो अधिकार दिए उनको समाप्त कर देती है, ऐसा कानून होगा। और ऐसा कोई कानून नहीं बनाती वो छीन लेती है, और ऐसा भी कोई कानून नहीं बनाएगी कि इन अधिकारों को न्यून कर देती है, कम कर देती है। जो रिस्ट्रिक्शंस भारत का संविधान भारत की विधायिका को अब इसका उपचार भी दिया है कि यदि कोई ऐसा कानून राज्य द्वारा बन जाता है या इंटेंशनली जैसे भी बन जाता है तो वह फंडामेंटल राइट्स का कितना उल्लंघन करता है, उल्लंघन की मात्रा शून्य, जीरो। मतलब उस कानून का स्टेटस क्या होगा, जीरो होगा। अब इस सब विधायिका की शक्तियों को बचने और आवाज थोड़ी सही आ रही है, आवाज थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है। कैसी आ रही है, गड़बड़ आ रही है? हाँ, दो सेट तो नहीं चल रहा सर? अगर 2 सेट हो तो एक बंद कर लीजिए। अब आ रही है? हाँ ठीक आ रही है। ठीक है, लेट से अब साफ आ रही है? हाँ सर, आ रही है, साफ आ रही है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 सब क्लॉज 2 के अंदर विधायिका की शक्तियों को परिसीमित किया गया है और कहा गया है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 में दिए गए अधिकारों को छीनती हो। भाग 3 में क्या है? भाग 3 में
हमारे मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हैं, वे अधिकार हैं जिनके बगैर व्यक्ति का जीवन जीना संभव है। उन अधिकारों का संरक्षण करता है आर्टिकल 13 सब प्लस 2। वो कहता है राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 में दिए गए अधिकारों को छीनती हो या न्यून करती हो। यदि ऐसी कोई विधि बन जाती है तो उल्लंघन की मात्रा तक शून्य हो, स्टेटस उसका जीरो होगा, इस तरह से जैसे वो विधि बनी ही नहीं इन द लेजिस्लेटिव बॉडी, विधायिका में बनाई नहीं गई, इस तरह से होगा। अब ये जीरो का फार्मूला जो आर्टिकल 13(2) देता है उसको डिसाइड कौन करेगा, हु विल डिसाइड? क्योंकि भारत के संविधान में भारत के नागरिकों और व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण तो कर दिया, और सबसे कर दिया, न्यायपालिका से भी सुरक्षित कर दिया, कार्यपालिका से भी सुरक्षित कर दिया, और विधायिका से भी सुरक्षित कर दिया, आपके अधिकारों को सुरक्षित कर दिया। न्यायपालिका तब स्टेट की परिभाषा में आता है जब वो एग्जीक्यूटिव वर्क करता है, जुडिशरी वर्क करता है तो स्टेट की परिभाषा में नहीं आता। तो इसलिए मैं न्यायपालिका की भी बात करता हूँ कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका से व्यक्तियों के और नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित कर दिया गया कि इन अधिकारों को ये लोग छीन नहीं सकते, ये लोग न्यून नहीं कर सकते, ऐसा आर्टिकल 13(2) में लिखा है संविधान में। अब संविधान में जो आर्टिकल 13(2) है उसके अंदर जो पैमाना दिया गया है उस पैमाने के आधार पे विधायिका के द्वारा बनाया हुआ कोई विधि, कोई कानून फिट नहीं बैठता है। जैसे किसान आंदोलन हुआ, किसानों के लिए कानून बना। अब वह क्या भाग तीन के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का हनन करता है एक्ट, उसका कितना भाग हनन करता है, और जितना भाग हनन करता है, उल्लंघन करता है, उतना भाग हटा दिया जाएगा। जैसे अग्निवीर का मामला आ गया, अग्निवीर का मामला भी जो है अगर वह उसका कानून भी जो है अगर भाग 3 के अंदर दिए गए अधिकारों को छीनता है या न्यून करता है तो उसका उतना भाग शून्य होगा। परंतु ये शून्यता घोषित कौन करेगा? ये शून्यता घोषित कौन करेगा? who will declare that this lies zero? तो यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है संघ की न्यायपालिका और प्रदेशों की जो है जो न्यायपालिका है, तो उसके अंदर इन दोनों की जगह पे संविधान को सुना जाता है। परंतु फंडामेंटल राइट का जब उल्लंघन होता है भाग 3 का, तो फिर संघ की न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट बनती है। तीनों अंग महत्व है। न्यायपालिका का कार्य है न्याय करना, न्याय करना, और न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अरबों खरबों रुपया खर्च किया जाता है। तो देश की जनता टैक्स पे करती है, उन पैसों से अरबों खरबों रुपया खर्च किया जाता है ताकि देश की जनता को न्याय प्राप्त हो। इसलिए जुडिशियल सिस्टम डेवलप किया गया है, यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीन महत्वपूर्ण अंग हैं। अब मॉन्टेस्क्यू ये कहते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, इन तीनों की शक्तियों को अलग अलग रखा जाए ताकि अपने अपने दायरे में रह के सब काम करें।
विधायिका का काम विधि बनाना हो, कार्यपालिका का काम लागू करना हो, न्यायपालिका का काम न्याय करना हो, तीनों अपने अपने क्षेत्र में रह के अपना अपना काम करें, ऐसा मॉन्टेस्क्यू कहते हैं। इसे बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स। अब सेपरेशन ऑफ पावर्स की जब बात हम करें भारत के संविधान के संदर्भ में, तो भारत के संविधान के संदर्भ में सेपरेशन ऑफ पावर यानी शक्तियों का पृथक्करण जब देखते हैं, तो भारत में भी एक स्पष्ट कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका की शक्तियां अलग अलग क्लियर रूप से बांटी हुई दिखती है। परंतु निरंकुश और तानाशाह होने की बात जहां पर है कि यदि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका की शक्तियां किसी एक संगठन में सीमित हो जाए, एक संगठन में सीमित हो जाए, यानी कार्यपालिका को भी वही मैनेज करे और विधायिका को भी वही मैनेज करे और न्यायपालिका को भी वही मैनेज करे, तीनों की शक्तियां एक संगठन में अगर पर सीमित हो जाती हैं, तो वह संगठन निरंकुश और तानाशाह हो जाएगा। ये मॉन्टेस्क्यू ने कहा। तो भारत के अंदर जो है एक तरीके से सेपरेशन ऑफ पावर, अमेरिका के अंदर तो कठोर अर्थों में सेपरेशन ऑफ पावर लागू किया गया है, परंतु भारत के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर को रखते हुए अलग अलग इनके बीच में एक सामंजस्य भी स्थापित किया गया है, चेक एंड बैलेंस का सिद्धांत भी लागू किया गया है। जैसे कि कहीं पर विधायिका को कुछ न्यायिक शक्तियां दी गई हैं, कुछ न्यायिक शक्तियां दी गई हैं। अपने ही मामले में लोकसभा स्पीकर कुछ न्यायिक निर्णय कर लेता है, निपटाता है अपने डिस्प्यूट को। भाई उसका तो काम विधि बनाना है, निर्णय करना तो है नहीं, परंतु लोकसभा अध्यक्ष को कुछ मामलों में जो है न्यायिक शक्तियां प्राप्त है। उसी तरीके से राष्ट्रपति का काम क्या है? केवल बनी हुई विधियों को लागू करना। परंतु राष्ट्रपति भी अनुच्छेद 123 जो आपके सामने रखा हुआ है, उसके अनुसार विधि का निर्माण करते हैं। और इसी तरीके से न्यायपालिका जिसका काम है विधियों का इंटरप्रिटेशन करना, निर्वचन करना, वो भी अपना एडमिनिस्ट्रेशन देखते, ट्रांसफर अकॉर्डिंग टू हिम, पोस्टिंग, ट्रांसफर, पोस्टिंग, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन सब वो खुद देखते हैं। एग्जीक्यूटिव का काम हो गया उनका। तो यहाँ पर भारत के संविधान के अंदर विशेष बात देखने को आती है कि कुछ शक्तियां विधायिका के पास, न्यायपालिका की है, एग्जीक्यूटिव तो उसमें है ही, क्योंकि मंत्रिमंडल अपने आप में एग्जीक्यूटिव है। और जो है एग्जीक्यूटिव के पास न्यायिक शक्ति है। न्यायिक शक्ति पर ही हम लोग विचार करने जा रहे थे। तो अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 123 एक प्रकार से विधायिका की जो न्यायिक नहीं विधायिक शक्ति है। अनुच्छेद 123 जो है एग्जीक्यूटिव के पास विधि बनाने की शक्ति, एक कंडीशन है। अब क्यों दी गई? क्योंकि कानून का राज भारत देश के अंदर किसी भी दशा में विफल ना हो, है ना, पावर, रूल ऑफ पावर ना हो जाए, भारत में जंगल राज ना हो जाए। हर दशा में भारत के संविधान का नियंत्रण रहा है, कोई ऐसी स्थिति ना हो जिसमें कि कानून का राज समाप्त हो। वो दशा भारत के लिए, भारत की एकता के लिए, भारत की अखंडता के लिए ठीक नहीं होगी। राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि रूल ऑफ लॉ हर समय मेंटेन है। तो कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिसके अनुच्छेद 123 में संसद
के अंदर संसद के अवकाश के दौरान, यानी कि जब संसद का सत्र नहीं चल रहा है, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा है, तब ऐसी दशा में आवश्यक समझा जाए, यदि आवश्यक समझा जाए और कोई अति आवश्यक कार्य हो, तो फिर क्या होगा? तो फिर कानून कैसे बनेगा? सवाल ये है। तो कानून बनाने के लिए ये आवश्यक है कि कोई ऐसी भी मैकेनिज्म तैयार की जाए जिससे कि कानून का राज स्टैब्लिश हो। तो अनुच्छेद 123 कहता है, संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति। नंबर 1, यदि किसी भी समय, सिवाय जब संसद के दोनों सत्र का सत्र चल रहा हो, राष्ट्रपति का समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं जो उसके लिए तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक बनाती है, तो वह ऐसे अध्यादेश को प्रख्यापित कर सकता है तो उसे परिस्थितियों की आवश्यकता प्रतीत होती है। यानी कि जब राष्ट्रपति को पावर दिया गया है अध्यादेश जारी करने का, तो वो दो कंडीशन है। पहली कि संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, क्योंकि संसद का सत्र चल रहा होगा तो संसद को भी अपना कानून बना देगी, फिर जरूरत नहीं राष्ट्रपति की। यदि संसद का सत्र नहीं चल रहा, एक बात, और ऐसी तत्काल परिस्थिति उत्पन्न हो गई है देश के अंदर कि उस परिस्थिति को नियंत्रण करने के लिए कोई तत्काल जो है विधि या आदेश कानून की आवश्यकता है, तो उस दशा में राष्ट्रपति को यदि ऐसा समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं और उन परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए एक आदेश जारी करना चाहिए, तो फिर राष्ट्रपति उन परिस्थितियों को देखते हुए आदेश जारी कर सकते हैं। ये राष्ट्रपति को पावर दिया गया है अनुच्छेद 123 में। अनुच्छेद 23(2) में क्या है? इस अनुच्छेद के तहत प्रख्यापित एक अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होगा जो संसद के अधिनियम का है, लेकिन ऐसा हर अध्यादेश, यानी कि जो डेमोक्रेसी है हमारे देश की, हमारे देश के जो है जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि वहाँ पार्लियामेंट में पहुंचते हैं, और उनके द्वारा जो कानून बनाया जाता है, उस कानून का प्रभाव और माननीय राष्ट्रपति के द्वारा जारी अध्यादेश का प्रभाव इक्वल होगा, दोनों का प्रभाव वही होगा, एक जैसा ही होगा। लेकिन ऐसा हर अध्यादेश, नंबर 1, संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा और संसद के पुनः संयोजन से 6 सप्ताह की समाप्ति पर काम करना बंद हो जाएगा। अब ऐसा अध्यादेश जो माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा बनाया गया, उन विषम परिस्थितियों के कारण जिसमें उन्होंने उचित समझा, वह अध्यादेश का प्रभाव पार्लियामेंट के द्वारा बनाई हुई विधि के अनुसार होगा, इक्वल होगा, लेकिन उस अध्यादेश को संसद के दोनों सदनों के बीच में रखा जाएगा। संसद जब आएगी तो उसे रखा जाएगा और
वह 6 सप्ताह बाद समाप्त हो जाएगा। यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले दोनों सदनों द्वारा इसे स्वीकार करने वाले प्रस्तावों को पारित कर दिया जाता है तो उन संकल्पों में से दूसरा प्रभाव होगा। दूसरे में आते हैं, राष्ट्रपति स्पष्टीकरण द्वारा किसी भी समय वापस लिया जा सकता है। जहां संसद के सदन को अलग अलग तिथियों पर फिर से इकट्ठा करने के लिए बुलाया जाता है, इस खंड के प्रयोजन के लिए 6 सप्ताह की अवधि उन तिथियों के बाद से मानी जाएगी। कहने का मतलब है इस को राष्ट्रपति उसमें अपना जो स्पष्टीकरण देते हैं और आवश्यकता पड़ने पर इसको वापस भी लिया जा सकता है। ये थी, जहां तक इस अनुच्छेद के तहत एक अध्यादेश का कोई प्रावधान करता है जिसे संसद के संविधान के तहत अधिनियमित करने के लिए सक्षम नहीं होगी तो यह अध्याय 4 की केंद्रीय न्यायपालिका शून्य है। यहाँ पर दरअसल लीगल मामला है कि कोई ऐसा प्रावधान जिसे संसद इस संविधान के तहत अधिनियमित करने के लिए सक्षम नहीं है, कोई ऐसा अध्यादेश पारित हो जाता है, क्योंकि भाई दुनिया भारत के अंदर कभी भी कोई भी परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है, किसी भी प्रकृति का अध्यादेश मान लो राष्ट्रपति द्वारा जारी हो सकता है, कोई भी ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती है और वह जारी किया गया जो अध्यादेश है उसको पार्लियामेंट द्वारा एग्जीक्यूट किया जाना संभव नहीं है तो वह न्यायपालिका द्वारा शून्य घोषित कर दिया। इस प्रकार से हम देखते हैं इस के अंदर कि अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को जब ऐसा संज्ञान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं कि अध्यादेश जारी किया जाना है और संसद का सत्र नहीं चल रहा है तो वह अध्यादेश जारी कर सकेंगे। तो यहाँ पर सवाल ये उत्पन्न होता है कि भाई क्यों ना संसद का सत्र बुला लिया जाए और उनसे विधि बनवा ली जाए। धीमान साहब, तो आवाज क्लियर नहीं आ रही, थोड़ी दब रही है। आवाज क्लियर नहीं आ रही? हाँ, थोड़ी दब के आ रही है। दब के आ रही है। एक मिनट। अब आ रही है? हेलो जी, आ रही आ रही है। आ रही है सर। अच्छा अच्छा, तो कभी कभी सिग्नल वगैरह डाउन होते हैं, इसका भी कारण हो सकता है। तो इस पॉइंट पर हम लोग बात करते हैं कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति इसलिए प्रदान की गई है कि पार्लियामेंट का सत्र अगर बुलाना हो तो बुलाने की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत संसद का सत्र बुलाया जाएगा। पूरे देश से सांसद महोदय पता नहीं कहाँ कहाँ पे होंगे अपने अपने जिले में, उनको दिल्ली तक आने में टाइम लगेगा और वैसी स्थिति में तत्काल जो इसी परिस्थिति को कंट्रोल करने के लिए जनहित में आवश्यकता है, राष्ट्रहित में आवश्यकता है कानून की, तो वो कानून बनाने में डिले होगी। तो डिले न हो इसके अध्यादेश की शक्ति राष्ट्रपति महोदय को दी गई। इसके अलावा इमरजेंसी प्रोविजंस है तो उस पर हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। तो अध्यादेश द्वारा जो है
राष्ट्रपति को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। जो भी अध्यादेश राष्ट्रपति जी के द्वारा जारी होगा उसको संसद के दोनों सदनों में रखा जाएगा और उस को जो है संसद स्वीकार या अस्वीकार करेगी। उसे ऐसे जारी रखना है तो उसे स्वीकार करेगी, आगे बढ़ाना है, और नहीं तो वो 6 सप्ताह में समाप्त हो जाएगा। राष्ट्रपति का उस पर क्लेरिफिकेशन भी होगा और अगर वो आवश्यकता समझे तो वो वापस भी ले सकते हैं। और यदि कोई अध्यादेश जो है ऐसा जारी हो गया है जिसको एग्जीक्यूटिव के द्वारा यानी कि विधायिका के द्वारा लागू करना संभव ही नहीं, फिर वो उसको न्यायपालिका के द्वारा सुनकर आगे कर दिया जाए। जैसे कोई ऐसा अध्यादेश जारी हो जाता है जो वायलेशन कर रहा है आर्टिकल भाग 3 भाग 3 का पूरा उल्लंघन ही करे दे रहा है और उसको लागू करने से तो भारत के संविधान की जो स्पिरिट है दिक्कत करेगी। तो फिर ऐसी स्थिति में उसका क्या होगा? ऐसे अध्यादेश को लागू किया जाना संभव नहीं है, वो न्यायालय में चैलेंज होगा और वापस हो जाएगा या फिर घोषित कर दिया जाएगा। इस तरीके से हम देखते हैं कि भारत के अंदर विधायिका में स्पीकर लोकसभा के अध्यक्ष को भी न्यायिक शक्ति प्राप्त है। न्यायिक कार्य करना न्यायपालिका का है, लेकिन यह न्यायिक कार्य भी विधायिका के अंदर इंसर्ट किया गया है। वो विधि भी बना रही है और विधियों और थोड़ा सा कुछ अंश जो है वो न्यायिक कार्य भी कर रही है। और एग्जीक्यूटिव की बात करें कार्यपालिका की, तो कार्यपालिका में यह कार्यपालिका का काम विधियों को लागू करना है, परंतु यहाँ देख रहे हैं कि अध्यादेश भी लागू कर रही है, अध्यादेश बना भी रही है। विधि बनाने का काम किसका है? विधायिका का है, लेकिन ये एग्जीक्यूटिव की विधि बना रही है। एग्जीक्यूटिव विधियों को बनाती है, इसके अलावा भी जैसे कि प्रतिनिधित्व विधान है डेलीगेटेड लॉ के अंतर्गत विधायिका क्या करती है कि कानून बनाने के लिए वह अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को डायरेक्शन दे देती है कि आप इस हिसाब से का कानून बनाइए, इन शर्तों के तहत बनाइए, तो वो उसको बनाते हैं। तो एक तरीके से वो एग्जीक्यूटिव की विधियों का निर्माण कर रही है, यानी एग्जीक्यूटिव क्या कर रही है? विधियों का निर्माण भी कर रही है और विधियों को लागू भी कर रही है। और जो अधिकरण अधिकरण के द्वारा जो जुडिशियल सिस्टम डेवलप किया गया है, तो वहाँ पे भी एग्जीक्यूटिव के अधिकारी बैठे हुए हैं, हियरिंग हो रही है, सुन रहे हैं और न्याय कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि कार्यपालिका विधि का निर्माण भी कर रही है, कार्यपालिका विधियों का निर्वाचन भी कर रही है और कार्यपालिका जो है ये जो है बैलेंसिंग। इसी तरीके से न्यायपालिका की भी स्थिति, न्यायपालिका क्या कर रही है? न्यायपालिका न्याय कर रही है, पहला काम। अब जो वह न्याय कर देती है, निर्णय कर देती है, तो वह दिया गया निर्णय देश की सभी अदालतों के लिए कानून बन जाए। इसका न्यायालय को द्वारा घोषित विधियां उसके अधीनस्थ न्यायालय पर बाध्यकारी है। यानी कि अगर उच्चतम न्यायालय कोई निर्णय करता है तो उसी पैटर्न पे, उसी फैक्ट के आधार पर हाईकोर्ट भी उसी तरह का निर्णय करेगा और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी निर्णय करेगा, क्योंकि उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया गया निर्णय उसके अधीनस्थ न्यायालयों पर बाध्यकारी है, उन्हें मानना ही होगा, मानना ही होगा। इस तरीके से उच्चतम न्यायालय ने कोई निर्णय दिया तो वो कानून का रूप धारण कर लेता है। दैट इज ए डिक्लेयर्ड लॉ, वो घोषित विधियां हैं।
तो एक तरीके से कुछ विधि शास्त्री ये कहते हैं कि न्यायालय भी विधि बनाता है, न्यायालय विधियों को लागू भी करता है ना, क्योंकि भाई अपने यहाँ जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन है तो वो देखते हैं, तो एग्जीक्यूट भी करते हैं, अपना देखते भी हैं, न्याय भी करते हैं, निर्माण भी करते हैं। इस तरीके से जो हमारे देश के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत है मैनिफेस्टो का, और कठोर अर्थों में नहीं है। कठोर अर्थों में नहीं है, 3 भाग हैं, लेकिन तीनों की शक्तियां एक दूसरे में थोड़ी थोड़ी मर्ज की गई। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यदि किसी व्यक्ति को फांसी की सजा दी जाए, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट द्वारा यदि किसी व्यक्ति को फांसी की सजा दे दी जाए तो मर्सी पिटीशन माननीय राष्ट्रपति से लेते हैं। राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के द्वारा, जो कि इंडिया का सबसे सर्वोच्च न्यायालय है, उसके द्वारा दिए गए निर्णय पर अपना निर्णय करने की शक्ति है। मर्सी पिटीशन डाल दीजिए, राष्ट्रपति उसको देते। अगर उन्हें लगता है कि ये कुछ करना चाहिए तो वो करेंगे, अन्यथा वो सुप्रीम कोर्ट को एजुकेट कमेंट को वापस कर देंगे, कर देना चाहिए। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के निर्णय के बाद जो शक्ति पहुंच गई न्याय की, वो पहुंच गई राष्ट्रपति को इस विशेष मामले में। तो फिर न्यायिक मामला यहाँ पर भी है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय की समीक्षा एक तरीके से, यानी मर्सी पिटीशन को देखने का अधिकार राष्ट्रपति के पास। तो कहने का मतलब है कि न्याय करना न्यायालय का काम, परंतु कार्यपालिका भी कर रही है। कार्यपालिका का काम विधि बनाने का नहीं है, विधियों को लागू करने का है, लेकिन वो विधायिका की विधि भी बना रही है। तो यहाँ पर जो तीनों शक्तियां इकट्ठा हो गई, और जो है मैनिफेस्टो तो कहते हैं कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका की शक्तियां जब एक में इकट्ठा हो जाती है तो वह हो जाता है। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखा गया है, तीनों शक्तियों को अलग तो किया गया है, लेकिन इनके अंदर थोड़ी थोड़ी शक्तियां, महत्वपूर्ण शक्तियां एक दूसरे में इंसर्ट करी गई, शेयर करी गई। उसकी वजह से इन तीनों का कमांड एक दूसरे के ऊपर रहता है, एक दूसरे पर कंट्रोल रहता है। इसलिए ये संविधान लगातार कोई विशेष विवाद नहीं है। 26 नवंबर 1949 से लेकर आज तक भारत के अंदर संविधान पर आज लगातार चलता चला आ रहा है। तो यहाँ पर ये बात कहने का मतलब था कि अब हम लोग अनुच्छेद 124 में जा रहे हैं आज के बाद। नेक्स्ट मंडे वी विल डिस्कस आर्टिकल 1 to 4। 124 को पढ़ेंगे। 124 क्या है? संघ की न्यायपालिका, यानी कि जो है संविधान के द्वारा भारत देश के अंदर भारत के नागरिकों के लिए जो वहाँ पर प्रियम्बल में कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संप्रभुत्व, समाजवादी, अंतनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके नागरिकों को, यहाँ पर नागरिकों वाले पॉइंट पर हम आना चाहते हैं, तथा उसके नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने के लिए न्याय 3 प्रकार का चाहिए। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक
आर्थिक, और तीसरा है राजनीतिक न्याय। भारत का संविधान भारत के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करना चाहता है, और इस सामाजिक और आर्थिक न्याय को प्रदान करने के लिए भारत के संविधान के अंदर जो न्यायिक जुडिशियल सिस्टम बनाया गया है वो है अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया बताई गई है। तो इन नेक्स्ट वीक वी विल डिस्कस आर्टिकल 1 to 4 एंड नेक्स्ट हम लोग कॉलेजियम सिस्टम को भी डिस्कस करेंगे। तो अनुच्छेद 124 पर डिस्कशन करेंगे कि भारत के अंदर जब भारत का संविधान बना तो संविधान निर्माता ने सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया बताई है। कालांतर में उसमें क्या परिवर्तन हुए और वर्तमान समय में नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है, तो 3 बिंदुओं पर हम लोग मंडे को डिस्कशन करेंगे। इसी के साथ जो है हम यहीं पर अपना लेक्चर समाप्त करते हैं। जय हिंद, नमो बुद्ध। बहुत बहुत आभार माननीय धीमान साहब। अब अध्यक्ष उद्बोधन के लिए मैं माननीय शेषराव भांगड़े जी को आमंत्रित करता हूं कि वो अपना अध्यक्ष उद्बोधन रखें। माननीय शेषराव भांगड़े साहब जुड़े हैं? मुझे अनम्यूट नहीं किया आपने? आ रही आवाज सर आपकी। आवाज आ रही है, मेरा फोटो दिख रहा है? वीडियो दिख रहा है सर? दिख रहा है। फोटो वीडियो नहीं दिख रहा, अभी नहीं दिख रहा। वीडियो ऑन कर लीजिए। नहीं दिख, वीडियो मैंने किया। वीडियो नहीं दिख रहा है और चालू भी है, आपने कर रखा है, लेकिन वीडियो दिख नहीं रहा। किधर से बंद है? नहीं चालू है मगर फिर भी नहीं दिख रहा है वो। यहाँ से भी चालू है, दिख रहा है, चालू दिख रहा है, लेकिन आ नहीं रहा है। अभी आ रहा है? देखो, नहीं आ रहा है सर। आ रहा अभी? हाँ अभी आ रहा है सर, ठीक है। हाँ अभी टेक्निकल बड़ा प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। आज के जूम के ऊपर हमारा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का आरसी धीमान जी के माध्यम से हर सोमवार को संविधान के ऊपर चर्चा निरंतर चलती आ रही है। उसके माध्यम से उन्होंने आज आर्टिकल 123 1 to 3 वो उन्होंने बड़े अच्छे से सब समझाया है, और आने वाले मंडे को उन्होंने कहा कि 124 आर्टिकल 124 वो अच्छे से फिर सारे देशवासियों को समझाएंगे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से। सर्वप्रथम मैं सारे महापुरुषों को नमन करते हुए आज के हमारे जुड़े हुए सभी साथी और माननीय आरसी धीमान बौद्ध जी, मैं कहता हूँ वो प्रबंधनकार आज के रहे, और संचालन करता हमारे अशोक कुमार बौद्ध जी, जिन्होंने बड़े अच्छा संचालन किया है। साथ ही साथ बादल सिंह बौद्ध जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कार्यवाहक अध्यक्ष जी,
और साथ में सभी हमारे देश के कोने कोने से जो भी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से सुन रहे हैं हमारे साथी, या उनके माध्यम से और कोई साथी जुड़ गया है, तो उन्हें भी इस बात का एहसास हुआ होगा कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से ये बहुत ही अच्छा काम संविधान पर चर्चा का विषय लेकर जो निरंतर चल रहा है, तो सभी देशवासियों को जन जन तक अपने माध्यम से पहुंचने का काम हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज अनुच्छेद 123(1) में संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति, उन्होंने भाग 1, भाग 2 और भाग 3 में ये बड़े अच्छे से समझाया है। विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका का जो उनकी जो शक्तियां होती है, वो जो उनका अधिकार होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से तीनों का अलग अलग है। और कोई एक संगठन अगर वो तीनों शक्तियों को जोड़ देता है या उनके ऊपर अधिकार जमाता है, तो उसके उनका असर जो है पूरे देश के अंदर, देश के लोगों के ऊपर किस तरह हो सकता है, तो ये भी उन्होंने बताया है। तो ऐसा ही अगर कोई संगठन ये तीनों शक्तियों को अपने एक ही अधिकार में ले लेता है, तो जन जन को बड़ा उसका नुकसान पहुंचता है। और कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारी जो अधिकारों की बात जनता को देती है, कॉन्स्टिट्यूशन की ओर से विधायिका का जो अलग कार्यभार है, कार्यपालिका का, न्यायपालिका का जो अलग अलग अधिकार दिया गया है, उसका पूरा पावर वो खत्म कर देता है। तो इसीलिए ये ना हो, इसीलिए ये तीनों के कार्य क्षेत्र को अलग अलग रखा गया है। ये बातें उन्होंने हरसिद्धिमान साहब ने सभी को समझाई है। मेरा जहाँ तक ख्याल है कि सभी को समझ में आई होगी बात को, और अपनी माध्यम से जो नहीं जुड़े हैं या इस बात पर कोई चर्चा करता है, तो अपने माध्यम से उनको भी समझाने की कोशिश हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से करनी चाहिए, हमारे जो साथी है उनके माध्यम से करनी चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ। तो इसी के साथ जो आज उन्होंने हम सबको जो आर्टिकल 123, 1, 2 और 3 समझा है, सब इसको समझ में आया होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। और आज मुझे अध्यक्षता करने का राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से मौका मिला है, इसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आने वाले समय में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैसे जुड़े, इसके ऊपर सभी राज्यों के हमारे कार्यकर्ताओं ने या जो प्रभारी है, अध्यक्ष है, जो भी उनकी जो पदाधिकारी जो बने हुए हैं अलग अलग राज्यों में, उन्होंने ये कोशिश करनी चाहिए कि इसके माध्यम से जन जन तक ये संविधान पर चर्चा, संविधान के महत्व का काम कैसे होना चाहिए, कैसे होगा ये। और सर जो है हिंदी में समझाते हैं, अंग्रेजी जहाँ जहाँ जरूरत पड़ती है वो अंग्रेजी बोलते हैं। महाराष्ट्र का बड़ा दिक्कत वाला काम महाराष्ट्र का होता है कि जो मराठी लोग बोलते हैं, तो फिर भी हम मराठी लोग भी हिंदी को समझ लेते हैं, अंग्रेजी समझ लेते हैं, इसलिए महाराष्ट्र के लिए कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन दूसरे राज्यों को भी बात मैं कर रहा हूँ कि अगर कुछ बातें वहाँ जहाँ जरूरत है कि वहाँ अंग्रेजी में ही वो बोलनी चाहिए, ताकि उसका मीनिंग उस सही तरह से समझ में आ जाए। इसलिए कहीं कहीं धीमान साहब अपनी अंग्रेजी में भी वो एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं, और इसलिए हिंदी और अंग्रेजी ये दोनों को साथ रखते हुए संविधान को बड़े अच्छे से, बड़े सरल तरीके से वो समझाने की पूरी पूरी कोशिश करती है। इसलिए मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और
मेरा उद्बोधन यही मैं समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत आभार। भारती साहब, अच्छा मेरी आवाज है? मतलब साहब है ना जुड़े हुए? जी साहब का माइक अनम्यूट है, भारती साहब। अच्छा अच्छा। जी मुझे कुछ कह रहे हैं क्या? जी जी सर। जी जी जी। आज की मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हमारे राष्ट्रीय महासचिव माननीय शेषराव घांगड़े साहब बंबई से, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे संविधान वाचक माननीय आरसी धीमान साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा होस्ट कर रहे माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। संचालन कर रहे हमारे अशोक बौद्ध जी का बहुत बहुत धन्यवाद। देश भर से जुड़े हुए सभी साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आरसी धीमान साहब काफी बारीकी से संविधान की जानकारी पूरे देश के समक्ष राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से रख रहे हैं, तो हम सभी साथी उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि 13 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। तथागत गौतम बुद्ध का प्रथम धम्म चक्र प्रवर्तन उपदेश जो उन्होंने सारनाथ में दिया था, जिसे हम गुरु पूर्णिमा के नाम से जानते हैं, 11 बजे जूम पर हम सभी साथी जुड़ेंगे। हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे हमारे राष्ट्रीय आचार्य इंजीनियर किशोर बौद्ध साहब। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप लोग बहुत दिन हो गए हैं, ज्यादा से ज्यादा साथियों को जोड़िए। कोशिश करिए सभी साथी आप लोग कम से कम 5 और लुम्बिनी का जो कार्यक्रम है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का 15वां राष्ट्रीय अधिवेशन इस बार 5 दिन का होगा। 3 दिन हम लोग चर्चा करेंगे और 2 दिन लुम्बिनी को घूमेंगे, लुम्बिनी को देखेंगे। जब तथागत बुद्ध का जन्म हुआ है उस स्थल का नाम करेंगे, उसे देखेंगे। ये 12 अक्टूबर को आप लोगों को वहां दोपहर 12 बजे तक पहुंचने की कोशिश करनी है। 12 बजे से 2 बजे तक लंच प्रोग्राम रहेगा। बजे के बाद फिर हम लोग विधिवत रूप से अधिवेशन को शुरू करेंगे वंदना से, परिचय के साथ। ये मैंने विशेष जानकारी आप लोगों के बीच में रखने की कोशिश की है। और 13 जुलाई को आप लोग सुबह 11 बजे स्वयं भी जोड़ें और ज्यादा से ज्यादा साथियों को जोड़ें। ये निवेदन करके पुनः एक बार आरसी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, शेषराव गागड़े साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों को मैं ये निवेदन करते हुए अपनी यही विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। आपने
अब हम समापन की ओर चलते हैं और सभी का माइक अनम्यूट कर दिया जाए। हम सभी सामने करेंगे। अब सबका सभ्ये हन्तु सखे मिनो सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् सभ्ये सत्ताः सभ्ये हन्तु सखे सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् सभ्ये सत्ताः सभ्ये हन्तु के वेबिनार के समापन की